अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट यूनिट IG2 का एलिमेंट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है जी इलेक्ट्रिसिटी। जब आप रिपोर्ट बनाएंगे IG2 की तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैजर्डस कैटेगरी में आएगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपने 5 कैटेगरीज को पूरा करना है। तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और फायर का लिख देंगे तो 2 हैजर्डस कैटेगरी आप कह सकते हैं कि इसको पूरा किया जा सकता है। तो एलिमेंट नंबर 11 है जी इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम डीपली आज स्टडी करते हैं। तो इसमें हमने करना क्या है जी, हमने हैजर्ड्स और रिस्क जो है इसके साथ रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिसिटी से वो हमने इसमें डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे क्या कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसको कंट्रोल कैसे करना है। इलेक्ट्रिकल जो हैजर्ड्स हैं उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, वर्क प्लेस पे। ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, यानी हैजर्ड्स, रिस्क और उनके कंट्रोल्स डीपली स्टडी करेंगे। अब इनको स्टडी करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का, लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ मैंने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से, निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस में। चलते हैं जी आगे। द हैजर्ड्स एंड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खतरात, हैजर्ड्स का मतलब भी खतरा होता है और रिस्क का मतलब भी खतरा होता है। तो उनका बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के खतरात कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी को पता हमें होना चाहिए कि ये होती क्या चीज़ है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज़ 3 पैरामीटर। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से जी? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या उसे कह सकते हैं आप, और ये वोल्ट्स में इसको डिफाइन किया जाता है। इसकी जो मेजरिंग होती है वो वोल्ट्स में कहते हैं, कितने वोल्ट आ रहे हैं। आपने कभी सुना होगा कितने वोल्टेज आ रहे हैं घर में, 230 आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, तो वो बताया जाता है वोल्टेज में। तो उसको अपने मेजर वोल्ट्स में करना होता है। करंट जो होता है उसको आई कहते हैं और ये मेजर करते हैं एम्पेयर में, कि कितना करंट है एम्पेयर्स में उसको बताया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो हमने ओम्स में मेजर करना होता है। तो फिर ये वोल्टेज का जो फार्मूला बनता है वो बनता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। इसको थोड़ा समझना है आपने, इसलिए कोई डीपली नहीं जाने की जरूरत है आपको। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी में। कोई आपने ये कोई डिप्लोमा नहीं करना इलेक्ट्रिकल का, ये जस्ट आपने थोड़ी बहुत नो हाउ लेनी है, तो ताकि आपको फायदा हो जाएगा। इसमें फायदा होगा आपको, ये फायदा आपको होगा जब आप रिपोर्ट बनाएंगे IG2 की, ठीक हो गया जी। चलें जी आगे चलते हैं। कोई चीज बता रहा है जी, वोल्टेज जो है वो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस है। अगर हमने करंट का फार्मूला निकालना है तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है, और अगर रेजिस्टेंस का हमें निकालना है तो फिर वोल्टेज डिवाइड बाय करंट है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बनता है VIR का, ठीक है। उसमें बता रहा है कि जो करंट का सिंबल है वो I कंसीडर किया जाता है, ठीक हो गया। 2 तरह की जी सप्लाईज होती है, एक AC कहते हैं, एक डायरेक्ट करंट कहते हैं, DC और AC। AC क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में यही यूज होती है ज़्यादा वोल्टेज में, 220 या 230 वोल्टेज होती है। UK बेस होता है ये भी, और USA में 120 वोल्टेज होता है, ठीक है। ये AC करंट होता है, मेन सप्लाई से ये आता है, ठीक है। और इसके साथ वो बता रहा है जी कि जो करंट फ्लो करता है वो बता रहा है जी वोल्टेज में 230 और 120, 230 UK और USA 120। जो डायरेक्ट करंट है DC, उसको बैटरी सप्लाई इज DC, ये बैटरी के जरिए इसको दिया जाता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन से वो जा रहा होता है जो उसका करंट फ्लो करता है। इसके साथ ही हैजर्ड्स और रिस्क क्या क्या? इलेक्ट्रिक शॉक होता है, आपको बिजली का झटका लगता है, ठीक है, बंद जल जाता है हाथ, बाजू का पाँव या कोई जिस्म का हिस्सा जिस पर गिरती है, खुदा ना खास्ता अगर वो बिजली गिर जाए, आग लग सकती है, धमाका हो सकता है। आर्सिंग, आर्सिंग क्या होता है? ये होता है जी, ये जो आप बिजली की चमक सी होती है ना, कभी आपने आसमान पे देखोगे जो चमक सी निकलती है, तो वो चमक होती है। ये भी अगर इंसान के जिस्म में चला जाए तो डेथ हो जाती है। सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं इसमें,
झटका लग गया, ऊपर से नीचे गिर गया, ठीक है। और भी इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डीपली। अब वो कहता है जी कि द सेवेरिटी ऑफ शॉक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सेवेरिटी शिद्दत उस शॉक की डिपेंड करती है किन चीज़ों पे, वोल्टेज पे। अगर तो उसका वोल्टेज होगा तो ज़्यादा, तो करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और वो नुकसान ज़्यादा पहुंचा देगा। फिर ड्यूरेशन कितनी है, कि 1 सेकंड के लिए लगा है या सेकंड का भी कुछ सेकंड वा हिस्सा लगा है, हल्का सा हुआ है, या 1 मिनट के लिए उसने बिजली पकड़ लिया, तो खुदा ना खासा ज़्यादा पकड़ेगी, ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। करंट पाथ वो अंदर कैसे जा रही है, बॉडी के किस हिस्से से जा रही है, हाथ से जा रही है, पाँव पे लगी है, जिस भी किस हिस्से में लग के वो बॉडी के अंदर गई है, ठीक है। रेजिस्टेंस कौन कौन सी आपने किया हुआ है, स्किन की कंडीशन होती है, बात आपने को कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो बचत हो गई है, ठीक है, ये रेजिस्ट किस तरह हो रही है। कॉन्टैक्ट सर्विस एरिया, मोर स्किन कॉन्टैक्ट मोर सिवियर इंजरी, अगर डायरेक्ट स्किन के साथ हो जाएगी तो फिर ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियात के नासर भी इस पर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वेटी एरिया है तो ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर, अगर मेटल सर्विस है नीचे फिर जल्दी बिजली पकड़ लेगी और फर्टिलिटी भी हो सकती है उसमें। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर अफेक्ट रेजिस्टेंस एंड ब्लॉक्स रिड्यूस करंट फ्लो, अगर आपने रबड़ के शूज़ पहने हुए हैं या वो शूज़ पहने हुए हैं जिसपे आप रेजिस्टेंस होती है, ग्लव्स पहने हुए हैं, तो फिर आपकी बचत हो सकती है। फ्रीक्वेंसी AC मोर हार्मफुल देन DC, क्योंकि DC का जो करंट मैक्सिमम होता है वो ज़्यादा 120 से ऊपर नहीं जाता, तो ये हार्मफुल नहीं होता है। AC जो है 230 तक जाता है तो वो ज़्यादा होता है। सॉरी, DC जो है डायरेक्ट करंट वो बैटरी के थ्रू होता है तो उसका करंट ज़्यादा नहीं होता, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिकल बर्न, जो इलेक्ट्रिकल की बिजली की वजह से बर्निंग होती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल बर्न भी हो सकती है, ठीक है, उसमें, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपकी बॉडी से के थ्रू वो करंट गया है, ठीक है, और उसने आपको टिश्यू को जला दिया या अंदर से नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट करंट वो होगा जिससे मिसाल के तौर पे अगर वो उसने ओवर हीटिंग हो गई है या कोई इलेक्ट्रिकल जो नुकसान पहुंच गया है किसी इक्विपमेंट का, उसको आप इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिकल बर्निंग कहेंगे। यानी कोई आपका LED वगैरह है या और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो जल गया उससे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड एक्सप्लोजन। वजह क्या होती है फायर लगने की या एक्सप्लोजन करने की, वो कहते हैं जी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओवर हीटिंग। कोई भी आपकी लैपटॉप है, मोबाइल है, LED है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो फ्रिज है, ओवर हीटिंग हो गई है उसकी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और आग लग गई, ठीक है, या उसके आपने स्विचेस पे, सॉकेट्स पे ओवरलोडिंग कर दिया, फिर भी हो सकती है। और आपने चार्जिंग जो है वो ओवर हीटिंग कर दी, यानी ज़्यादातर चार्जिंग लगाई है तो तब भी उसका नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है, ठीक हो गया। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है, सपोज अगर वहाँ ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई ऑयल वगैरह पड़ा है या डीजल पड़ा है या कोई पेट्रोल पड़ा है और थोड़ी सी भी उसमें से चिंगारी लगी है तो वो आग लग सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट, और वही हीट और स्पार्क निकलता है तो उसकी वजह से आग लगने का ज़्यादा खतरा होता है। फ्लेमेबल और दूसरा जो मटेरियल कंबस्टेबल मटेरियल में, ठीक हो गया। पूर इंटरनल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ठीक नहीं बने हुए, वायरिंग ठीक नहीं हुई, इस वजह से भी आग लगने का खतरा होता है। आर्सिंग मैं बता रहा हूँ कि एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू जंप अक्रॉस ऑन एयर ग्रिप, ये वो बिजली जो निकलती है, ठीक है, वो हवा में चली जाती है, वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपका हाथ जब अपनी बॉडी उसको टच कर गया तो वो फिर ज़्यादा नुकसान होता है। वो कहते हैं ये होता ज़्यादातर ये ओवरहेड पावर लाइन्स में है, यानी इतनी ज़्यादा शिद्दत की होती है तो वो फिर आम जगह पे तो नहीं हो सकती, वो तो 30 या 240 वोल्टेज के लिए तो नहीं, वो हो गया ज़्यादा वोल्टेज होती है तो फिर वो उसमें से आर्सिंग निकलती है, तो उसके भी वही हैजर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक शॉक है, बर्निंग हो सकती है, इंटरनेट बर्निंग हो सकती है, ठीक है, और आइस डैमेज हो सकती है अगर उसको आप ज़्यादातर देखें। वो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती हैं वो, तो वो इस वजह से नुकसान पहुंच सकती है।
सेकेंडरी इफेक्ट्स में बताया था मैंने आपको, क्या होता है कि बंदा ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कट लग सकता है, ब्रोसिस हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकती हैं, टूट सकती हैं हड्डी वगैरह, ठीक है। तो झटका लगा थोड़ा सा भी तो कट वगैरह जो कुछ चीज़ वगैरह उसको हड्डी वगैरह टूट सकती है। डेंजरस एक्टिविटीज, कौन कौन सी डेंजरस एक्टिविटीज है जी? वो कहता है यूज ऑफ पोरली मेंटेन्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बाद वक्त ऐसे होता है कि जी केबल खराब है, ड्रिल मशीन की, ग्राइंडर मशीन की, उसको हम नहीं करते। इवन के घर में भी अगर आप देखें आयरन यूज करें, इस्त्री वगैरह, उसकी भी बाजू का तारे निकली होती है, तो हम उसको ज़्यादा करते नहीं, कुछ नहीं होता, कोई ठीक ही हो जाएगा, करवा लेंगे, मसला नहीं, कोई नहीं है। टेप तक नहीं लेके आते, टेप भी उसके ऊपर रोल नहीं करते, तो ये नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेंजरस एक्टिविटीज़ है, ये अनसेफ कंडीशन है, उसको आप यूटिलाइज करें। तो उसके लिए भी बात ऐसे होता है कि वेटी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो आप यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी शॉक लगने का खतरा होता है, ठीक है। और अगर आपने अंडरग्राउंड जो है केबल्स हैं, उस पर आपने कोई एक्सकवेशन करने के लिए कोई आपने टूल इस्तेमाल किया या आपने एक्सकवेटर इस्तेमाल किया, तो तब भी वो नुकसानदेह हो सकता है। वर्क्स ऑन मेनली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, और मेन जो कि वापडा से आ रही है या जो आपकी मेन सप्लायर आ रहे हैं, उस पर अगर आप काम करें तब भी वो अनसेफ कंडीशन होगी। फिक्स एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं जी? फिक्स एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ड्रिल मशीन हो सकती है, ग्राइंडर मशीन हो सकती है, वेल्डिंग मशीन हो सकती है, इस तरह की मशीन होती हैं जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस लाइक टू लीड टू एक्सीडेंट्स, आप उसके मुताबिक करना। अनसूटेबल इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट ठीक नहीं है तो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। या आप जो इक्विपमेंट है वो डैम्प कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम बन सकती है। मिस यूज़ कर रहे हैं, फिर भी फिजिकली अब्यूज उसके साथ हो रहा है, तो फिर भी ये नुकसान हो सकता है, ठीक है। और अगर रिपेयरिंग सही तरीके से नहीं की, फिर भी ये इसका नुकसान है जी। फॉल्टी और डिफेक्टिव इक्विपमेंट को आपने अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपका एक्सीडेंट यानी कि आपको नुकसान हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, फायर हो सकती है, एक्सप्लोजन हो सकती है, ठीक है। केमिकल एब्रेशन, डैमेज टू द फ्लैक्स, लैक ऑफ इंस्पेक्शन, टेस्टिंग वगैरह नहीं करते आप, या इंस्पेक्शन नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं करते, ठीक है, तो इस वजह से भी आपका नुकसान हो सकता है जी। ये 11.2 में हम अब देखेंगे कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से हैं जी इसके? प्रोटेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, आपने कंडक्टर्स की प्रोटेक्शन करनी है। किस तरह करेंगे आप कंडक्टर्स को बचाएंगे? इंसुलेटेड टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद लाइव कंडक्टर, अगर आप उसको लाइव कंडक्टर को इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है, तो इंसुलेट कर, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि आप उसको टेप कर लें, ठीक है, या उसको आप कोई अच्छी तरीके से बाइंडिंग कर लें, तो वो भी मतलब इंसुलेटेड में आ जाता है। केबल कवरिंग अनब्रोकन, जो ब्रोकन है उसको आपने कवर कर दें, ठीक है, और उसका आपके साथ टच नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्ट टू इंश्योर प्रोटेक्शन, आपने इंस्पेक्शन करनी है। इंश्योर इलेक्ट्रिक पैनल अलाउड, और ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल पैनल पड़ा है, आपके घरों में भी होता है इलेक्ट्रिकल पैनल, जो कि जिस पे आपने ब्रेकर्स लगाए होते हैं, ठीक है, इमरजेंसी ब्रेकर होते हैं जो, तो वो क्या होता है जी कि वो लॉक होते हैं, ठीक है, ताकि कोई उसको छेड़छाड़ी ना करे। और बाद केबल्स निकली होती हैं, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी देखनी है, क्या होती है, सलाहियत क्या होती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड टू इंश्योर दैट इट इज सूटेबल फॉर द, आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो यूज़ करना है वो ध्यान से करना है, ये ना हो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। जहाँ ड्रिल मशीन की ज़रूरत है वहाँ हैमर यूज़ नहीं करना, वहाँ जहाँ आपने हैमर की ज़रूरत है वहाँ ड्रिल मशीन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से करनी है, सिलेक्शन करनी है इसकी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम डैट इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ, और वो देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो उसके हिसाब से देखना है, अपने इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखनी है अपने, यानी कि इसका मतलब ये कहने का ये है कि जो चीज़ें हैं उस टास्क के मुताबिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मुताबिक और माहौल के मुताबिक आपने ये देखना है कौन सा इक्विपमेंट उसके लिए सूटेबल रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दिए कि हैमर जहाँ यूज़ करना है वहाँ आप वो यूज़ ना करें, ड्रिल मशीन जहाँ ड्रिल करनी है वहाँ हैमर ना करें, ठीक हो गया। तो अब आगे कहते हैं जी कि कंसीडर वेदर, क्या और क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। मौसम कैसा है,
बारिश तो नहीं हो रही, वेटी तो नहीं है, अगर वेटी है तो आप काम नहीं करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लाइट चली जाती है तो टावर्स पे, तो वो उस पर नहीं लोग चढ़ते, क्योंकि उनको पता होता है कि लाइट वेटी एरिया, बारिश हो रही है तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेचुरल हैजर्ड्स मतलब अगर किसी और चूहे ने कुतरी हुई चीज़ें, वो भी आपने उसको देखनी है। ठीक है, टेम्परेचर देखना है आपने, एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है, ठीक है, प्रेशर वगैरह। कंडीशन कैसी है, कंडीशन अच्छी है कि डर्टी है, ये देखनी है आपने। कोरोसिव कंडीशन तो नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जंग आलूद कंडीशन, तो जंग आलूद कंडीशन में भी मसला बन सकता है। ठीक है, और वहाँ लिक्विड और वेपर्स तो नहीं है, कोई ऑयल वगैरह या कोई पेंट, कोई डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह वहाँ तो नहीं है। फ्लेमेबल सब्सटेंसेस तो नहीं है वहाँ, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। इसमें डीजल, पेट्रोल वगैरह हो सकता है, पेंट हो सकता है। ठीक है, और मैकेनिकल डैमेज तो कोई नहीं इसको हुआ। ये चीज़ें आपने कंसीडर करनी है जब आपने इक्विपमेंट यूज़ करना है। ठीक है, क्या दोबारा बताता हूँ कि मौसम देखना है आपने, ये देखना है कि कोई नेचुरल हैजर्ड तो नहीं, जैसे चूहों ने कोई तारे वगैरह तो नहीं कुतर दी। ठीक है, और टेम्परेचर देखना है, कंडीशन देखनी है, अच्छी कंडीशन है। ठीक है, और कोशिश की जाए कि जंग आलूद वहाँ कंडीशन ना हो और वहाँ फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। ठीक है, और इसके अलावा मैकेनिकल डैमेज ना हो। ये चीज़ें आपने नोट करनी है जी। अब आपने देखना जी, आपने कौन कौन सी प्रोटेक्टिव सिस्टम्स और डिवाइसेस यूज करनी है, उसमें बता रही है फ्यूजेस एंड मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स, अर्थिंग, आइसोलेशन ऑफ सप्लाई, डबल इंसुलेशन, RCDS, रिड्यूस्ड एंड लो वोल्टेज सिस्टम। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स, ये आपने अक्सर देखा होगा घरों में आपके लगे होते हैं। आजकल तो वो ब्रेकर आ गए हैं जो ट्रिप हो जाते हैं। ठीक है, फौरन खुदा ना खास को मसला होता है तो फौरन थोड़ी सी हल्की सी लगती है बिजली तो फौरन ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। अर्थिंग करते हैं। ठीक है, लाइट को लगाने से पहले ज़मीन में उसको अर्थिंग देते हैं। एक रॉड होता है मेटल का, उसको ज़मीन में दबाया जाता है। सप्लाई को आइसोलेट किया जाता है। ठीक हो गया। अगर कोई काम कर रहे हैं तो पीछे से बिजली ऑफ कर दी है, लाइट ऑफ कर दी है। ठीक हो गया। तो करंट जो, हाँ, इंसुलेशन की जाती है। मैंने बताया था जैसे आपको केबल है, अगर वो उसमें डिस्ट्रॉय हो गया या कोई मसला हो गया, कोई तो डैमेज हो गई, तो उसको आपने कवर करना है किसी टेप वगैरह से या किसी चीज़ से। ठीक है, तो करंट की डिवाइसेस को आपने कोशिश कीजिए कि उसको करंट कम दे दें। ठीक हो गया, वोल्टेज कम कर दें। तो ये डिवाइसेस होती है कुछ, ये वहाँ आपने इस्तेमाल करनी है। अर्थिंग के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको कि ये क्या होता है। ये मेटल जो होता है उसको आपने ज़मीन में दबाना है। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो कम से कम हो जाए। ठीक हो गया। आइसोलेशन के बारे में भी मैंने बता दिया आपको कि कैसे आइसोलेशन होगी। आपने पहले पीछे से लाइट ऑफ कर दें, बेहतर तो जो है। ठीक है, या उस जिस एरिया के आपने काम कर रहे हैं वहाँ से स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, प्लग निकाल दें। ठीक है, या सर्किट जो डेड कर दें, यानी कि अब तो आजकल बताया ना मैंने, ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं, आप ब्रेकर वहाँ ट्रिप कर उसको ऊपर कर दें, बंद कर दें, ताकि बकाया जो है लाइट ऑन हो तो वो उसका ना हो, बस उस जगह पे लाइट ना आ रही हो। ठीक है, और जहाँ आप काम कर रहे हैं तो उसको फ़ौरन लॉक कर दें, टैग लगा दें उसके ऊपर। ठीक है, और सर्किट को टेस्ट करना है कि यार ये हमने जो काम कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं ठीक। ठीक हो गया। ये ना हो कि आपने सर्किट ऊपर कर दिया है या आपने ब्रेकर ऊपर कर दिया है, वो लाइट फिर भी जा रही है वहाँ, तो बाज़ को तो ऐसे भी होता है। तो ये ना हो कि वो आपको नुकसान हो सकता है इस तरह। डबल इंस्टॉलेशन में क्या जी, डबल इंस्टॉलेशन में लाइव पार्ट्स और पार्ट दैट माइट बी लाइव अंडर फॉल्ट कंडीशन कैन नॉट बी इजीली टच। अब वो चीज़ें, अगर कोई केबल है वो वायर नेकेड है या नंगी है, उसको अपने हाथ लगा दे, खुदा ना खासा नुकसान पहुंचेगा, तो उसको आपने आइसोलेट कर इंसुलेशन कर देना, टेप वगैरह कर दें या किसी चीज़ से पाइप वगैरह से कवर कर दें। तो उससे होगा कि उसकी 2 लेयर्स ऑफ इंसुलेशन, 2 लेयर्स करनी है उसकी। ठीक है, वो बता रहा है जी लाइव कंडक्टर के साथ, जिससे वजह से वो नुकसान हो। कार्ड क्लास 2 इक्विपमेंट्स, नो नीड ऑफ अर्थ प्रोटेक्शन, इसमें अर्थ प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। करंट को रेजिड्यूल कर दें, कम कर दें। ठीक है, तो ये इसकी डिज़ाइन किस तरह होता है जी, कहता है जी प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ, लोगों की जान की हिफाजत के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है जी कि करंट के जो है उसको कम कर दिया जाता है। वेरी सेंसिटिव 30 मिली एम्पियर पे हो जाता है, वेरी फास्ट जो है 40 पे चला जाता है। कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ प्लग का पार्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिवाइस होती है ये इस तरह हो सकता है। रिड्यूस्ड एंड लो वोल्टेज सिस्टम, आपने वोल्टेज सिस्टम को कम करना है। ठीक है, रिड्यूस करना है और कम कर देना।
उसलिए आपने क्या करना है जी, यूज़ बैटरी पावर्ड, बैटरी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि वोल्टेज जो है इक्विपमेंट के कम हो जाए। RCD यूज़ कर लें। लोकेट केबल्स, केबल्स को देखना है आपने अच्छी तरीके से, केबल वहाँ आपने इस्तेमाल करनी है जब आपने पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सिलेक्शन करनी है, ठीक है। इंसुलेटेड हो इक्विपमेंट्स, ठीक है। फिर आपने चेक्स जो है, चेक्स जो तो प्री यूज चेक्स का मतलब ये है कि आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है और इंस्पेक्शन में देखना है कौन कौन सी चीज़ें ठीक है, कौन कौन सी डैमेज है। जो डैमेज है उनको बताना है आपने, इन्फॉर्म करना है फ़ौरन, और जो ठीक है उसको टिक लगा दें कि ये चीज़ें ठीक है, ठीक है। और जो वहाँ ऑपरेटर होगा वो ट्रेन होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए, उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए, ठीक है। वेट कंडीशन अगर हो, बारिश वगैरह हो रही हो तो बचाए आप उससे कोशिश करेंगे ना ही हो। और इंस्पेक्शन इसकी विजुअल लाजमी करनी चाहिए और टेस्टिंग भी काम करने से पहले करें ताकि कोई नुकसान ना हो। नुकसान मेन वजह तो यही है ना कि नुकसान ना हो, कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। ठीक हो गया जी। कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में बता रहे हैं, उसका एक फार्मूला आता है जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। केट के नाम से फार्मूला आता है जिसमें नॉलेज आ जाता है, एबिलिटी आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है और एक्सपीरियंस आ जाता है। कॉम्पिटेंट पर्सन इज इक्वल टू केट, ठीक है। अब उसमें नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी बंदे के पास कि नहीं बंदे के पास, ठीक है। उसके पास एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल वर्क, उसके पास एबिलिटी है काम करने की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क में, और ट्रेनिंग उसने ली हुई है कि नहीं ली हुई, ये देखना आपने, ठीक है। और सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको हैजर्ड के बारे में पता है या नहीं पता, वो प्रिकॉशंस देख समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, कि कौन कौन से प्रिकॉशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर एबिलिटी की बात मैंने पहले कर दी है आपको कि उसके अंदर एबिलिटी इतनी है कि वो सही तरीके से सेफ तरीके से काम कर सके। तो कॉम्पिटेंट बंदा जो है वो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। यूज ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, आपने सेफ सिस्टम इस्तेमाल करना है काम करते वक्त, ठीक है। वर्क डेट व्हेन एवर पॉसिबल, कोशिश करें काम को मतलब कि रोक दें, ना करें काम अगर पॉसिबल है, और अगर नहीं पॉसिबल तो वर्क ऑन और लाइव नियर लाइव इलेक्ट्रिकल, क्या करना है आपने, अगर आपने नियर लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पर काम करना है, ओनली अंडर एक्सेप्शनल, कोशिश करें कि एक ख़ास वजह पे आपने काम करना है, एंड इफ कंट्रोल टाइट, उसको कोशिश करें कि सही तरीके से कंट्रोल करें। वर्किंग ऑन और नियर लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम, नो लाइव वर्किंग अनलेस नो अल्टरनेटिव, कोशिश करें कि वहाँ ना काम करें जब तक आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। एसेंशियल अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कंक्लूड करना है, जिसमें आपने बताना है कि परमिट टू वर्क सिस्टम, परमिट टू वर्क होता है जी इजाज़तनामा कि हमने ये इलेक्ट्रिकल पे काम करना है। जैसे कि आपके अगर बाज़ अगर लोड शेडिंग होती है तो वहाँ कोई काम हो रहा होता है लाइव लाइंस पे, तो वो पीछे से परमिट लेते हैं कि जी हमें इजाज़त है, हम जहाँ 1 घंटा 2 घंटे या 4 घंटे काम करना चाहते हैं तो हमें इजाज़त दी जाए। तो फिर गवर्नमेंट जो है वो उसको इजाज़त देती है तो वो काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। कॉम्पिटेंट पर्सन उस पर काम करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का काम पे लाजमी कॉम्पिटेंट, अब ये नहीं घर की कोई मसला है, तार वगैरह टूट हो गई, प्रॉब्लम हो गई है, कोई स्विचेस ख़राब है तो आपने खुद ही उसको शुरू कर दिया, कभी भी नहीं करना। आप कोशिश करें इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, ठीक है, वो आपका काम करे आके, ठीक है। 200 400 500 रुपये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की जो जान है या उसका जो सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने उस मद्देनज़र रखना है। इंसुलेटिंग PPE सच एज बूट्स एंड गनलेंस, आपने PPE का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बूट्स और जो है ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करें, ठीक है, और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करें ऐसे जिसपे करंट ना लगे। बाज़ अगर ऐसे होता है कि हमारे घरों में प्लास होता है तो उसमें आपने रबड़ होती है, रबड़ ख़राब हो जाती है, तो खुदा न खास्ता जैसे बिजली को करते हैं तो वो शॉक लगता है, तो इसलिए वो उसको अच्छी तरीके से इंसुलेट कर देना है। डेजिग्नेटेड वर्क एरियाज, और जिस एरियाज पे काम करना है उसको डेजिग्नेट करना है, बताना है कि ये काम हो रहा है। ठीक हो गया। आइसोलेशन के बारे में बता रहे हैं कि जो यूजुअली रिक्वायर ज़्यादातर होता है जब ब्रेकिंग ऑफ सर्किट जो होता है उसको आपने ऊपर कर देना है, बंद कर देना है। फिजिकल सिक्योर ऑफ ब्रेकिंग इन द सर्किट, आपने खुद जाके उसको सिक्योर करना है और लेबल लगा देना, ये टैग लगा देना उसको, ठीक है। प्रिवेंटिंग बुरिड केबल स्ट्राइक्स, आपने जो बुरिड केबल्स कौन सी होती हैं जो कि नीचे अंडरग्राउंड होती है। आजकल सोसाइटीज़ है पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम जो है वो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ पे हो रहा है, क्या नाम है इसका, सोसाइटीज़ में भी और घरों में भी। तो क्या करते हैं जी, वो नीचे अंडरग्राउंड उसकी वायर्स होती हैं, तो वो जब आपने एक्सकवेशन करनी है तो वो आपने उसका ख्याल रखना है। पहले तो आपने परमिशन लेनी है, परमिट टू वर्क लेना है कि हम यहाँ नीचे एक्सकवेशन करना चाहते हैं, तो क्या वो
एक्सकेवेटर से करें या मैनुअल करें, ठीक है, तो उस पर होता क्या, अगर खुदा ना खासा अगर वो एक्सकेवेशन हो जाए और केबल हो तो आर्सिंग हो सकती है, ठीक है, चमक से साथ खड़े वर्कर्स को बिजली के शॉक लग सकता है, बर्न हो सकता है, फायर हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके प्रिकॉशन कैसे करेंगे, पहले प्लान करेंगे उसके ऊपर, फिर उसको आपने डिटेक्शन इक्विपमेंट, जब परमिट टू वर्क लेंगे तो वो खुद ही आ जाएंगे चेक करने के लिए, बता देंगे आपको कि कितने फीट नीचे केबल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और आपको बता देंगे कि जी आप हैंड डिगिंग कर सकते हैं, हैंड डिगिंग यानी कि आप खुदाई कर सकते हैं हाथ से या नहीं कर सकती, ठीक है, और आपको बता देंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे और लेबल लगा देंगे, ठीक है, कि यहाँ काम हो सकता है या नहीं हो सकता। वर्क नियर ओवर हेड पावर लाइन्स, आपने पावर लाइन्स के पास काम करना है, क्रेन वगैरह यूज़ करनी है, तो यूजुअली इंसुलेटेशन नहीं होती उसकी, क्योंकि वो लाइफ लाइन्स हैं, बहुत उसकी वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है जी, रेंज आइसोलेशन और कवर स्लीव, कोशिश करें कि जी अगर आप आइसोलेट कर सकते हैं, पीछे से लाइट ऑफ कर सकते हैं तो वो बेहतर है, ठीक है, उसको कवर कर दें अगर कर सकते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इस्तेमाल करें, परमिट टू वर्क लें, ठीक है, बैरियर्स लगा दें, साइन वगैरह लगाएं, ठीक है, और बैक्समैन जो है साइन वो आप उसका आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, और कोशिश करें नॉन कंडक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करें, ठीक है, जो कि बिजली के साथ टच हो तो नुकसान ना हो। अब ये एमरजेंसी प्रोसीजर फॉलोइंग एन इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। डोंट टच द कैजुअलिटी, आपने कोशिश करना है कि जी जो कैजुअलिटी है उसको टच नहीं करना, खुदा न खासा हो सकता है कि उसके अंदर करंट वगैरह उसके अंदर या तो हिडन हो या उसने अभी लगा हो उसको झटका, तो आप उसके पास ना हाथ ना लगाएं उसको, ठीक है। हेल्प के लिए एम्बुलेंस को कॉल करें, ठीक है, कोशिश करें। पहला काम तो आपने ये करना है कि पावर सप्लाई अगर वो उसको साथ लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है उसको, तो वो फ़ौरन पावर सप्लाई पीछे से बंद कर दें, और अगर आप स्विच नहीं कर सकते तो कैजुअलिटी को आप खुद कोशिश करें कि सप्लाई से वो पीछे हट जाए, ठीक है। फिर आपने ब्रीथिंग उसकी चेक करनी है, CPR करें अगर उसकी है ज़रूरत है वहाँ, ठीक है। अगर बर्न हो गए तो कोशिश करें बर्निंग की ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ट्रीट फॉर फिजियोलॉजिकल शॉक, जिसको शॉक लगा है उसकी आप ट्रीटमेंट करें, ठीक है, और कोशिश करें कि उसको मेडिकल हेल्प लाजमी दी जाए, ठीक हो गया। अब इंस्पेक्शन कैसे करनी है, इंस्पेक्शन वो कहते हैं फिक्स वायरिंग सिस्टम, फिक्स वायरिंग सिस्टम पे आपने इंस्पेक्शन करनी है, पोर्टेबल अप्लायंसेस टेस्टिंग देखनी है आपने, ठीक है, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग आपने इसकी देखनी है। यूज़र चेक्स आप खुद क्या चेक कर सकते हैं, ये चीज़ें आप देखेंगे आप, बॉडी ऑफ प्लग इंटैक्ट एंड सिक्योर, आपने प्लग वगैरह जो बिजली के हैं वो सारे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आउटर फ्लैक्स शीट कवर ऑल इनर वायर्स, आप जो अंदर की तारें वगैरह सारी जो वायर्स वगैरह जुड़ी हुई हैं आपस में वो देख सकते हैं, ठीक है, और प्लग एंड अप्लाइज केबल क्लैंप टाइट, जब प्लग वगैरह देख सकते हैं ये सही तरीके से इसके साथ केबल जो है वो टाइट है या नहीं है, ठीक है, और इसके फ्लैक्स फुली इंसुलेटेड, नो स्प्लिट, कोई स्प्लिट ना हो, कोई तार वगैरह केबल वगैरह जो ख़राब ना हो, ठीक है, डैमेज ना हो कोई इक्विपमेंट, ठीक है, और वेटी ना हो, ठीक है, और इसके अलावा जो बॉडी ऑफ एम्प्लॉय इंटैक्ट, एम्प्लॉयज़ की जो भी आपके पास है सॉकेट्स वगैरह जो भी है इलेक्ट्रिकल की, उसकी आपने देखना है कि उसमें कोई मिसाल के तौर पे कोई डैमेज ना हुआ हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना आया हो, ठीक हो गया। फॉर्मल विजुअल इंस्पेक्शन, आपने खुद जगह इंस्पेक्शन करनी है, उसके बारे में बता रहा है जी क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। यूज़ चेक प्लस क्या होगा जी, आपने रिमूव प्लग कवर एंड चेक, आप वो जो प्लग है उसको खुद भी चेक कर सकते हैं, फ्यूज़ देख सकते हैं, कनेक्शन देख सकते हैं उसके, ठीक है, टर्मिनल देख सकते हैं कि ठीक हो है, सिक्योर है या नहीं सिक्योर, ठीक है, और डैमेज देख सकते हैं कि डैमेज नहीं है, ठीक है। ये करेगा कौन, कॉम्पिटेंट पर्सन ही कर सकता है, आम बंदा नहीं कर सकता, ठीक हो गया। कंबाइंड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, कौन कौन सी जी आपने इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करनी है, वो कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन में फेल टू डिटेक्ट, हो सकता है कि आप इस चीज़ों को ना सही तरीके से डिटेक्ट कर सकें, फाइंड कर सकें, तो क्या डिटोरिएशन ऑफ इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन में जो खलल आ रहा है, तो वो खलल जो है वो नहीं हो सकता कि ना आप फाइंड कर सकें। डिफेक्टिव अर्थ पाथवे, यानी कि जो अर्थिंग हुई है वो डिफेक्टिव है, तो आप हो सके ना उसको विजुअली देख सकें, यानी आप खुद जब विजिट करेंगे तो हो सकता है कि आपसे वो मिस हो जाए चीज़ें। तो इंस्पेक्शन और टेस्ट कैसे होगा, व्हेन सस्पेक्ट इक्विपमेंट इज़ डिफेक्टिव, आपने उसकी टेस्टिंग करनी है अगर इक्विपमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, अगर रिपेयरिंग कर दी है आपने उसी इक्विपमेंट को या मॉडिफाई किया तो उसको भी आपने उसका टेस्ट करवाना है।
और कुछ अरसे बाद 6 महीने बाद, साल बाद कुछ लिखा होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि इस इक्विपमेंट को इतनी देर बाद आपने लाजमी टेस्ट करवाना, तो करवाना है। कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, अब वो कहता है जी कि एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ पोर्टेबल अप्लायंस टेस्टिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं टेस्टिंग करने के, पोर्टेबल अप्लायंसेस के, और लिमिटेशन क्या होती है। एडवांटेजेस में वो कहता है जी कि ये है कि फॉल्ट जो है वो जो कि नज़र नहीं आते विजिबली, वो डिटेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी हमें नज़र नहीं आ रहे यार इसमें कोई मसला है, लेकिन वो जब उसको टेस्टिंग करेगा तो उसको बता देगा कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अर्ली रिमूवल रिपेयर ऑफ अनसेफ इक्विपमेंट्स, अच्छे तरीके से उसकी अनसेफ इक्विपमेंट्स को रिपेयर कर देगा। ठीक है, रिमूव कर देगा। और ये लीगल कंप्लायंस, ये लीगल इम्प्लीमेंटेशन है, कानूनी तौर पे इसकी बहुत अहमियत है, इसकी इजाज़त दी गई है। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स और पैटर्न ऑफ फॉल्ट्स, और वो बताता है कि कौन कौन से फॉल्ट्स हैं इसमें या कौन कौन से इसमें प्रॉब्लम्स हैं। ये एडवांटेजेस हैं, और लिमिटेशंस इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हम बताएंगे। इसमें प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ सेफ्टी एट वन मोमेंट इन टाइम ओनली। आपने सेफ्टी का जो है प्रूफ देना है, ठीक है, लेकिन वो एक टाइम पे एक मरतबा ही दे सकते हैं। ठीक है, और डज नॉट इंश्योर सेफ यूज़ और प्रिवेंट मिसयूज़, और ये इंश्योर नहीं करता है कि आप ये सेफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे, या ये नहीं बचाता कि आप मिसयूज़ करेंगे तो वो खुद मिसयूज़ करेंगे तो वो उससे बचा नहीं सकता। आइटम्स में भी मिस्ड एंड देन रिमेन अनटेस्टेड, कुछ आइटम्स में से हो सकता है कि टेस्ट ही ना सही तरीके से हो, ये भी हो सकता है इसका। कांट बी अप्लाइड टू ऑल इक्विपमेंट, और ये हो सकता है कि हर इक्विपमेंट पे अप्लाई ना हो टेस्टिंग वगैरह, जैसे कि कंप्यूटर की मिसाल दे रहा है कि कंप्यूटर है। ठीक हो गया, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये आपकी समझने के लिए है, अपने रिपोर्ट में बनाना। जब इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपने हैजर्ड्स बताने के कौन कौन से हैजर्ड्स थे वहाँ, फिर आपने उस पर आपने बताना है कि कौन कौन वो अफेक्टेड था। उसके अलावा फिर आप बता सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल में कौन कौन से थे, फिर आप फर्दर कंट्रोल बता सकते हैं कि ये लगाने हैं। ठीक है, फिर आप उसको टाइम स्केल बताएंगे कि कितने टाइम में ये आपने लाजमी करना है। जी, ये मेरा कॉन्टैक्ट है जी, ईमेल एड्रेस आपके सामने है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है मेरी, ये भी आप देख सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर है मेरा ये। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा IG1 IG2 कंप्लीट हो गया। अब कुछ पेपर्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, और इसके अलावा मैं आपसे IG2 रिपोर्ट भी डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ ही रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो आपकी मेहरबानी, आप इसको शेयर करें। अगर आपको नहीं पसंद आया तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।